आप सभी को राम राम। देश में चुनाव चलता ही रहता है, उत्सव जैसा ही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मानसून के बाद उत्सव शुरू होगा, होली, दिवाली, धनतेरस, गणेश चतुर्थी, इस तरह की चीजें नहीं होती। भारत में चुनाव वाला उत्सव चलता रहता है। और विशेष करके जब बिहार का चुनाव वो नजदीक आ जाए तो फिर कमाल हो जाता है। और उसमें भी जब वोटों की चोरी का आरोप लग रहा हो तो मसला और गंभीर हो जाता है। और अभी तो आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से बहुत कुछ चल रहा है। कुछ डेटा सामने आए, वो डेटा सही है या नहीं है, फिर किसी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर कुछ डेटा वापस लिए गए। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। अब ये ऐसा विषय है कि जिस पर हम लोग बात तो खूब करते हैं। और भारत में राजनीति हर कोई समझता है कि कहते हैं ना कि किसी को भी आप पूछिए तो उठा दीजिए तो कहेगा हाँ राजनीति बताने लगे। लेकिन राजनीति समझना समझाना इतना आसान नहीं। और इसीलिए आज हम राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं और चुनावी सर्वेक्षक के तौर पर आप लोग जानते हैं, सी वोटर के यशवंत देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि अभी डेटा को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है और आप लोग डेटा का ही काम करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, गलतियां डेटा में या किसी में भी होना और उसके लिए गलती होने के बाद भी माफी मांगना ये अच्छी बात है। मतलब हमारे आपसे किसी से भी गलती हो सकती है। और संजय कुमार पुराने सहयोगी भी रहे हैं, उस तरीके से सीएसडीएस के आंकड़े काफी लंबे समय तक चलते रहे हैं। समस्या वहां पे नहीं है, समस्या दरअसल उस डेटा को जिस तरीके से प्रयोग किया गया एक पर्टिकुलर नैरेटिव बनाने में, और जिन्होंने प्रयोग किया उस नैरेटिव को बनाने ने उसको वो उन लोगों ने तो उस चीज को गलत अभी तक नहीं माना कि हमने कुछ गलत प्रयोग किया है। संजय कुमार जी ने माफी मांग दी, वो अपनी जगह ठीक है, उनका माफी मांगना उचित भी है और स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है, मेरे जितनी उनके साथ में सानिध्य रहा है। लेकिन समस्या केवल डेटा एक गड़बड़ होने या उससे उसकी नहीं है, समस्या एक पूरे नैरेटिव की है। जो नैरेटिव येन केन प्रकारेण हर तरीके से साम दाम दंडभेद हर तरीके का लगा करके एक बिल्ड किया जा रहा है, और वो भी केवल इस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कुछ हुआ उसको लेकर के नहीं, पिछले कई वर्षों से ईवीएम को लेकर के पहले बिल्ड किया गया। मतलब जिससे एक ऐसा लगता है कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, जो संस्था है, जो पूरा लोकतांत्रिक विमर्श है, उसको डिरेल करने की जैसे कोशिश हो रही है कि लोगों का इस पे भरोसा नहीं रहा। अब जैसे भरोसे की बात है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो गया, ये हिंदू में सर्वे बहुत बड़ा आंकड़े महत्वपूर्ण है, देखने चाहिए, सभी को देखने चाहिए, लेकिन आंकड़ों की जो एक सीमा है वो भी उतना ही खुल के बताना चाहिए। मसलन 500 सैंपल में उत्तर प्रदेश में या 500 सैंपल में पश्चिम बंगाल में या किसी बड़े राज्य में पिछले 2 बार से कंपैरिजन में कम हो गया है इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, ये कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जब सैंपल साइज कम होती है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये बात बोलनी चाहिए। दूसरी बात, उस पूरे आकलन में ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर से भरोसा कम हो गया। अब उन्हीं के आंकड़ों में ये भी आ रहा था सीएसडीएस के कि 2/3 मतलब बहुत ज्यादा भरोसा और एवरेज भरोसा मिलाकर के लगभग 2/3 था। मतलब जो 2/3 से ज्यादा लोग कह रहे थे कि भरोसा है, लेकिन वो 60-65% जो है वो घट गया है, पहले 75% होता था। तो ये जो नैरेटिव है, पहली बात तो जो 75% आपने नापा था उस समय आपकी सैंपल साइज बहुत बड़ी थी। अभी आपने जो नापा आपकी सैंपल साइज बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि दोनों एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन। नंबर दूसरी चीज, अगर हम इन आंकड़ों को भी देखें जो हिंदू में छपे, उसमें भी हर्षवर्धन जी बड़ी क्लासिकल बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन पे भरोसा बढ़ गया। तो विपक्ष जहां जहां जीत रहा है या जीतने की तैयारी में है या दोबारा जीतने वाला है, वहां पर इलेक्शन कमीशन पे भरोसा अच्छा खासा है। ये भरोसा केवल उन्हीं जगहों पे घटा है या उन्हीं जगहों पे संकट में है जहां पे विपक्षी पार्टी हार गई है। तो ये वैसी बात हो जाती है ना ईवीएम वाली भी, कि जब आप जीतते हैं ईवीएम पे तो आप ईवीएम सब सही है। 2004 में
ईवीएम देशव्यापी चुनाव में पहली बार प्रयोग हुआ था। 99 में मुझे याद है 72 घंटे तक पेपर बैलेट की काउंटिंग चली थी। हम लोग स्टूडियो के फ्लोर पे ही सोया करते थे 72 घंटे तक टेलीकास्ट के समय में। 2004 में जब राष्ट्रव्यापी पहली बार ईवीएम चला तो बीजेपी हार गई थी। 2004 ईवीएम सही था, 2009 ईवीएम सही था, 2014 के बाद से ईवीएम में गड़बड़ होने। तो ये पहले तो ईवीएम के ऊपर चलता रहा। अब उसमें भी हमने देखा कि जो लोग अपने राज्यों की सत्ता जीत रहे हैं उन्होंने ईवीएम की थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने बोला कि ईवीएम के ऊपर हम चुनाव जीते, हम कैसे बोले कि ईवीएम खराब है। उमर अब्दुल्ला साहब ने इतनी क्लैरिटी के साथ में बोला कि हम ये दो तरीके की बात नहीं कर सकते, जब हम चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक है और जब चुनाव हारे तो ईवीएम खराब है। उसी तरीके से अभी जो ये वोट चोर वाला कचोरी का कैंपेन है, इसको अगर इस लेवल पे ले जाएंगे जहां पर कि भरोसा हट गया है चुनाव आयोग पे, या हम चुनाव का बायकॉट कर देंगे, अगर ये बात होती तो स्टालिन साहब क्यों बायकॉट करेंगे जब वो न केवल जीते हैं बल्कि अभी पूरी संभावना है कि अभी तक इतने ट्रैकर के आंकड़े हैं कि वो दोबारा जीतेंगे या जीतने की ओर अग्रसर है। ममता बनर्जी क्यों अस्वीकार करेंगे, क्यों कहेंगे कि हम बायकॉट करेंगे जब वो लगातार जीती हैं, इतना ऐतिहासिक मैंडेट और इस बात की भरी पूरी संभावना है कि अगले साल वो दोबारा जीतेंगे। तो जो या फॉर दैट मैटर अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट दिए, उनकी शिकायत लाजमी है, सही है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से भाजपा को लोकसभा चुनाव में पटकनी दी, अब उनको तो अच्छी खासी स्मेल आ रही है कि 2027 में हमारी जीतने की संभावना बन सकती है। तो जो सत्ता में आने की संभावना में है या जो सत्ता में बैठा है वो क्यों बोलेगा कि हम चुनाव की प्रोसेस को हम डीरेल करेंगे। तो ये मामला थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव सुधार नहीं होने चाहिए या चुनाव के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां नहीं होती हैं या गड़बड़ियां नहीं हुई होंगी। ये तो आजकल के जो युवा हैं उनको भले ही लगे कि सिस्टम कितना अच्छा हो, कितना सुंदर और सुहावना हरियाली है, लेकिन कम से कम जिसने 30-40 साल के इलेक्शंस देखे हो, चुनाव पहले भारत में कैसे होते थे, और वोटर लिस्ट में तो अपने ही जिनके जो भी 40 के ऊपर की उम्र के लोग हैं, जिन्होंने 2-3 बार पते बदले हैं, आप बताइए कि वोटर आई कार्ड में किसी का, आपकी जान पहचान वाले का ऐसा वोटर आई कार्ड है जो 100% बिना किसी त्रुटि का वोटर आई कार्ड? ठीक बात भाई मेरे 3 वोटर आई कार्ड बने अलग अलग समय पे। पहले लखनऊ में बना, लखनऊ के बाद में दिल्ली में बना, फिर गाजियाबाद में बना। एक बार मेरे पिताजी का नाम मतलब यादव राव की जगह यादव राम किया हुआ था, एक बार मेरा पता गलत पड़ा था, एक बार मेरे नाम में यशवंत की जगह यशवंत आधा श लगा के ऊपर की बिंदी लगी थी, एक बार आधा न लगा के लगी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये हर किसी ने देखी है। और फोटो का तो माशाल्लाह क्या कहने, इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी पे जो फोटोएं हम लोग की आती थी वो तो 50,000 इनाम वाली जो कुख्यात आतंकियों की फोटो की तरह से कई अक्सर ही आया करती थी। मजाक ही उड़ाते थे हम लोग कि देखो इसका फोटो कैसा है, इसका फोटो कैसा आया। लेकिन सिस्टम चेंज हुआ है और बेहतरी की ओर और बेहतर होना चाहिए, दिन पर दिन बेहतर। उस मामले में वो बहस विचार लाजिम है, विमर्श होना चाहिए। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जी, लेकिन मेरे मन में सवाल आया। वैसे आप सोशल मीडिया एक्स पर भी आपकी बड़ी बहस इस पर चलती रही और आपने कई लोगों से संवाद भी आपका हुआ। ये डेटा के तौर पर जब हम इस तरह से कहते हैं और मतलब ये चिंता की बात इसलिए क्योंकि आपने कहा ना कि एक हिंदू अखबार में आर्टिकल लिख दिया जाता है, सैंपल साइज चुना जाता है, फिर एक डेटा आ जाता है कि कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 40, 42, 47, 43 इतने प्रतिशत का अंतर आ गया हो। ठीक है, संजय जी भले आदमी है, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो उसको ले उड़ी। क्या ये कोई डिजाइन जैसा है? क्या आपको लगता है कि देश के पॉलिटिकल जिसको ट्रस्ट कहते हैं उसको डेफिसिट में बदलने की कोशिश है? कोई डिजाइन जैसा आपको लगता है? क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुझे मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि ऑलमोस्ट डिजाइन जैसा लगता है सब कुछ, कि आप प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह सुधारने के बजाय नियत पे जब प्रश्न चिन्ह। देखिए
अभी जैसे उस दिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं योगेंद्र जी, उनसे बातचीत में मतलब उन्होंने बोला, एक कार्यक्रम में मैं भी था वहां पे, उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने पटाक्षेप कर दिया अपनी बातचीत में, और उन्होंने बोला कि मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त की भाषा जो थी वो असभ्य थी, गुंडों वाली भाषा थी, और वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब व्यक्तिगत आरोप की तरह से वो क्यों लिया उन्होंने? आप चुनाव आयोग को चोर बोलेंगे, चुनाव आयुक्त इसको व्यक्तिगत रूप से ले, तो इसमें मतलब मुझे असंभव जैसी कोई बात नहीं लगती ना। कोई भी अगर ईमानदार कोई ऑफिसर होगा, उसको आप लगातार चोर 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 बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है व्यक्तिगत रूप से ले ले। संभावना है, हालांकि नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात के लिए सहमत हूँ। मैंने ये बात दो चीजों के लिए देखी, इलेक्शन कमीशन का क्रिटिसिज्म मैंने किया खुल के। पहली बात, एसआईआर की जो प्रोसेस है, मैंने बोला कि ये कम से कम 1 साल पहले होनी चाहिए, चुनाव के इतने पास में नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब शुरू हो गई है तो सहयोग करके उसको बेहतर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को लीगल बातें लीगल स्तर पर करनी चाहिए। उसे किसी पार्टी या व्यक्तिगत नेताओं का काम है आरोप लगाना, वो करना। नेता नेता है, जो आयोग और संवैधानिक पद है वो संवैधानिक, लेकिन उनका ये कहना कि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ केवल और केवल चोरी की नीयत से हो रहा है, चुनाव लूटे जा रहे हैं। पिछले 11 सालों में इस मुल्क में आधे से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी। ये बात जब तथ्य सामने रखिए तो लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। जिस मुल्क में आधे से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी हो 11 सालों में, उसी चुनाव आयोग के अंदर, तो आप इस तरीके के आरोप क्यों और कैसे लगा सकते हैं? तो एक डिजाइन लगता है। देखिए, एक बात आप इस बात को समझिए, क्या विपक्ष इस देश में पिछले 11 सालों में खासतौर पे नाकाम साबित हुआ है, या केवल विपक्ष की एक पर्टिकुलर पार्टी नाकाम साबित? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाइन, और नाकाम से मतलब मेरा कोई, मुझे इससे ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत रूप से सोचे कि मैं किसी नेता या पार्टी या उनके ऊपर आक्षेप या लांछन लगा। नाकाम से मतलब इलेक्टोरल विफलता उनको हासिल, इलेक्टोरल। ठीक है ना, इलेक्टोरल उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, लिमिटेड मिली। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाई, मिली उनको भी। भाई, इसी 11 साल में राजस्थान में भी वो जीते, मध्य प्रदेश भी जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते, तेलंगाना भी जीते, हिमाचल भी जीते। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जीते ना, जीते तो हैं, है ना वो लोग भी। बिहार में महागठबंधन के पार्ट के रूप में जीते, इतनी बड़ी सफलता उनको मिली थी। तो ऐसा क्या है कि बाकी जो रीजनल विपक्षी पार्टियां हैं वो जीत रही हैं, या बीजेपी को हराने में अपना सामर्थ्य रख रही है, और जो मुख्य जो भारत की विपक्षी पार्टी है वो नहीं कर पा रही। तो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है हर्षवर्धन जी, और उसमें कैंपेन और इश्यूज की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जनता की नब्ज को कहीं ना कहीं वो शायद ठीक से नहीं पकड़ पा रहे, जितना अच्छा बाकी विपक्ष के नेता पकड़ ले रहे हैं। बिहार के पिछले चुनाव में तेजस्वी लगभग मुख्यमंत्री बन गए थे, आपने भी देखा। अगर उन्हें 70 सीटें कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी होती, 35 छोड़ी होती, 35 खुद लड़े होते, तो मुख्यमंत्री होते। तो ये पूरे विपक्ष का फेलियर नहीं है। पिछले 11 सालों में ऐसा नहीं है कि देश का विपक्ष धराशायी हो गया। देश का विपक्ष आधे राज्यों में शासन कर रहा है। देश के विपक्ष की सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी स्पीड में बढ़ी, बीजेपी की मेजॉरिटी चली गई खुद की, और वो भी नरेंद्र मोदी के जैसे पॉपुलर लीडर के होते हुए। योगी के जैसे पॉपुलर सीएम होते हुए बीजेपी की दुर्गति देखिए क्या हुई उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो जब ये आप आंकड़े देखिए तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष धराशायी है? विपक्ष धराशायी नहीं है, चुनाव नहीं भी सर, जीता। एक तब सीधा सवाल बनता है, और ये मेरे मन में आपकी बात सुनते हुए प्रबल प्रश्न आया, क्या राहुल गांधी की असफलता देश को अराजकता की तरफ ले जा रही है? क्योंकि असफल राहुल गांधी हो रहे हैं, दबाव कांग्रेस पर है, और वो एक गोलबंदी करते हैं। क्योंकि यही राहुल गांधी थे, जब 2024 का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया। मतलब यही शब्द थे कि हमने सब फाड़ दिया, खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा देखिए ये होता है, देश लोकतंत्र होता है,
फिर अचानक उनको लगा, जबकि 29 का चुनाव तो दूर है, तो क्या रीजनल पार्टी से पिछड़ जाएंगे, ये भी एक डर है। मतलब दोनों सवाल है मेरे कि राहुल गांधी की अपनी जो असफलता है वो देश को अराजकता की तरफ ले जा रही है, जो पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और क्या वो रीजनल पार्टीज के लीडर्स से डर भी उनके मन में है कि ये तो सफल होते जाते हैं, ये तो सीटें निकालते जाते हैं, तो जीतते जाते हैं, तो क्या वो भी एक डर है? मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को रीजनल पार्टीज का डर नहीं है या कांग्रेस को रीजनल पार्टीज का डर नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैं मतलब ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं बहुत गहन विश्लेषण के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दरअसल रीजनल पार्टीज को कांग्रेस का बहुत डर लगता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस इस मुल्क की डिफॉल्ट पार्टी रही है। आज इतनी दुर्गति के समय में भी जो जिस पार्टी को पूरे देश में 20% वोट पड़ रहे हो, यानी हर पांचवा भारतीय जिसको वोट दे रहा हो, वो इसका मतलब उसकी एक डिफॉल्ट ब्रांड वैल्यू है। और ये उलट बांसिया है, क्योंकि जो रीजनल सहयोगी इंडिया के गठबंधन की पार्टियां हैं वो बीजेपी का वोट खा करके नहीं बनी, वो कांग्रेस का वोट खा के बनी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा के बनी, ममता बनर्जी जी की पार्टी कांग्रेस को खा के बनी, ठीक है ना। सेम वही स्थिति चाहे अखिलेश यादव जी की हो, तेजस्वी जी की हो, या किसी भी आप इंडिया अलायंस के, उनका जो मौलिक वोट बैंक है वो दरअसल कांग्रेस का वोट बैंक है। अब अगर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बढ़ना शुरू करती है, तो किसका वोट खाएगी, बीजेपी का या ममता बनर्जी का? ममता जी का, जाहिर है। ममता जी का खाएंगे। तो ये हर जगह पे आप ये बात देखेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस बढ़ना शुरू करती है, आम आदमी पार्टी मुंह के बल गिर जाती है। आप 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा देखिए, जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई थी, 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सातों जगहों पे नंबर 2 पहुंच गई, नंबर 2 पर रही दिल्ली में, है ना। और अब 2019 का चुनाव देखिए, कांग्रेस मतलब शून्य विधानसभा में 2 बार लाने के बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए, कांग्रेस शीला दीक्षित जी के अंडर में फिर से लोकसभा में नंबर 2 हो गई। तो जब कांग्रेस बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी का नाश होगा उसमें। तो कोई भी कांग्रेस या इंडी अलायंस की पार्टी दरअसल ये नहीं चाहती, ये एक कटु सत्य है, कि कांग्रेस एक सीमा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि इसमें उनका इनहेरेंट नुकसान है। ये उलट बांसी है, इस गठबंधन की राजनीति का ये उलट बांसिया है। ये वैसा ही उलट बांसिया है जैसे किसी जमाने में एंटी कांग्रेस फ्रंट में 67 या 77 या 89 की राजनीति के बाद में भारतीय जनसंघ या भाजपा का बढ़ना, ये दरअसल जनता दल परिवार के लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि वो एंटी कांग्रेस वोट को अगर बीजेपी बढ़ाती, भाई साथ में चुनाव लड़े थे ना, आप इन सारे राज्यों में देखिए, आज बीजेपी जहां पे मुख्य लड़ाई जिनसे है, वो एक जमाने में बीजेपी के साथ में कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। अब बीजेपी जब आई तो उनके वोट को खा गई एंटी कांग्रेस वाले को, और उन पार्टियों ने कांग्रेस के वोट को खा लिया। तो एक मैरी गो राउंड की तरह से स्थिति हो गई उसमें, और कांग्रेस का बनना इनको खतरनाक है। अब कांग्रेस का धर्म संकट है, कांग्रेस के साथ में समस्या यह है कि आखिर तो उन्हें अलायंस बनाना है, चलाना है। लेकिन एक जो आपने जो पहला सवाल पूछा राहुल जी को लेकर, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, राहुल जी भले इंसान होंगे, हैं, होंगे मतलब ये नहीं कि मतलब मैं कोई उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, मेरा उनसे कभी व्यक्तिगत राब्ता नहीं हुआ, लेकिन भले इंसान हैं, ठीक है। लेकिन उनके दो चीजें तो जो खुद उनके कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी बातचीत में बोलते हैं कि उनके आसपास के जो सलाहकारों की जो यूनिट है वो दरअसल कहीं ना कहीं ग्राउंड सिचुएशन से कटी हुई है। तो एक तो उनका फीडबैक मैकेनिज्म, वो इश्यू उनका लगता है मुझे। दूसरी चीज मुझे लगती है कि वो पैशनेट पॉलिटिशियन वैसे नहीं है, जैसा एक राजनीति 24 घंटे वाली करने वाली जो होती है ना, जो आप इस समय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आप देखते हैं कि भाई अमित शाह हुए, नरेंद्र मोदी हुए, ये 24 घंटे पॉलिटिकल इक्वेशनिंग या माइंड, या कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं हर्षवर्धन जी, जो बड़े रीजनल अच्छे लीडर्स हैं जो राज्य की राजनीति कर रहे हैं, वो 24 घंटे खटखट केवल पॉलिटिकल दिमाग। राहुल गांधी जी के साथ में थोड़ा लगता है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो उसका उनको लाभ मिला, लेकिन लार्जली उनकी इमेज थोड़ी सी लगती है कि वो डिस्पैशनेट से,
बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहते, परमानेंटली इन्वेस्टेड नहीं रहते। प्रियंका गांधी जी की ज्यादा इस मामले में मुझे लगता है कि वो जब यूपी के कैंपेन में लगी थी, लड़कियों, ठीक है 2% वोट मिले, एक भी सीट नहीं मिली, वो विफलता अपनी जगह पे, लेकिन मैं उनके कैंपेन से प्रभावित था क्योंकि देखिए उनको लोकसभा में उसका लाभ मिला कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक एक इन्वेस्टेड दिखती है बातचीत में। राहुल जी के साथ में वो थोड़ा सा डिसपैशनेट या डिसइन्वेस्टेड दिखती है। तो ये उनकी समस्या भी है, अच्छाई भी है, जिस तरीके से आप देखना चाहें। उनकी एक बड़ा पॉजिटिव चीज जो है कि चाहे जो भी कहिए, वो अपने कम से कम आइडियोलॉजिकल ग्राउंड से नहीं दिखे, उनके खुद की जो उनकी वैचारिक या जो उनका सोच है वो उसी के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो कोर्ट से भी फटकार मिले या कुछ भी मिले, जो भी उनके स्टेटमेंट हैं वो अपने हिसाब से। लेकिन कमजोरी उनकी जो मुझे लगती है वो ये कि एक तो कांग्रेस के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत क्षरण हो गया है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्षरण भी ऐसे समय हुआ है पिछले 10-11 सालों में जिस समय बीजेपी का पीक पे जाना हुआ है ना। तो लीडरशिप के नाम पर, संगठन के नाम पर, जिसे कहते हैं ना, एक का परवान चढ़ा और एक का गिरा, तो एक अब आप 100 सीट की कितनी भी, 99 सीट का कितना भी हल्ला मचाइए, बीजेपी को 240 पे रोक दिया, इस बात के लिए कितना भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन मौलिक सच्चाई क्या है कि बीजेपी का खुद का वोट 40% के आसपास है और कांग्रेस का खुद का वोट 20%, यानी दुगना हो चुका है। इतना 20% के गैप को, जब तक कांग्रेस इस गैप को नहीं पाटेगी तब तक वो रिवाइवल होना कठिन दिखाई देगा, कठिन। लेकिन वो मौलिक प्रश्न है, ये मौलिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का प्रश्न है। इसमें आइडियोलॉजी, मुद्दे, प्रचार, नेता, पॉपुलैरिटी, ये सब कोने कर दीजिए, सब कोने कर दीजिए। जिन राज्यों में दुर्गति हो गई बीजेपी की लोकसभा में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बीजेपी ने वहां जीता, वो केवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पे जीता ना, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। तो ये एक कोर कंस्ट्रक्ट की प्रॉब्लम तो अभी कांग्रेस को है। लेकिन अब आपकी बात से ही सवाल आ गया, और एक तो परमानेंट वाला सवाल, क्योंकि यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि भाई हम तो जीत ही रहे थे, उन्होंने अपने मन में माना हुआ है, और लोकसभा से विधानसभा में वोट चोरी हो गया। तो हरियाणा का उदाहरण देते हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। ये आपने जो कहा, जैसे आपने प्रियंका का नाम लिया, तो एक पार्टी के भीतर भी ये चलता है, लेकिन फिर लगता है कि क्या प्रियंका राहुल की छाया से आगे बढ़ सकती हैं, और क्या बढ़ना चाहिए। तो एक जो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट की बात आती है लीडरशिप को लेकर, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ कर रही है और जिस तरह से है राहुल गांधी का जो मसला है, इसका कोई रास्ता भी आपको दिखता है क्या? कांग्रेस के जो आप कह रहे हैं कि इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो तो सारे के सारे वो हैं जो एक तरह से कहें कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। कांग्रेस तो ऐसे नहीं सोचती थी ना, एक्सट्रीम, वो तो मध्य मार्गी पार्टी थी, तभी इस देश में कहा जाता था सत्ताधारी पार्टी है। तो ये जो दोनों द्वंद है, राहुल प्रियंका वाला, और कांग्रेस पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का हावी होना, जिसकी वजह से कई बार ऐसी चीजें होती है को लगता है कि, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि देश विरोधी है, लेकिन एंटी नेशनल जैसा साउंड करने लगता है। क्योंकि आप बार बार सर्वेक्षणों में जाते होंगे तो ये जनता के बीच से ध्वनि आती है। तो क्या ये दोनों जो सवाल है, इसका जवाब आपके मन में क्या आता है? देखिए, कांग्रेस की विडंबना यही है कि वो मध्य मार्गी को छोड़ करके वाम मार्गी हुई, और वाम मार्गी एक्चुअल में हुई कि नहीं हुई वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी जनता के बीच में छवि वाम मार्गी की होती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि वो जो एक मध्यम मार्ग पे चलने वाली जो कांग्रेस थी, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर हर किस्म की विचारधारा के लोग पूरे आके मिल जाते थे और सब कुछ हो जाता था, लेकिन कुछ तो भी, एक तो 84-85 वाले दौर में शाहबानो वाले केस से जो एक ब्लंडर हुआ बहुत मेजर, एक, मतलब मैं हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ शोधन जी, इसको कभी सोचिए इस बात को। मानिए राजीव गांधी जी ने हिम्मत जुटा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में कॉमन सिविल कोर्ट के लिए बोल दिया होता कि नहीं ये तो ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रिपल तलाक ये हटना चाहिए, होना चाहिए, और हिम्मत जुटा करके उन्होंने कर दिया। क्या आपको लगता है कि उसके बाद में बीजेपी का वैसा उभार हो पाता? क्योंकि एक तो तुष्टीकरण वाली बात वहीं समाप्त हो जाती, दूसरा
शाहबानो के केस को एडजस्ट करने के लिए उनको अयोध्या वाला ताला खोलने वाली कवायद करनी पड़ी, और ताला खोलने की कवायद के साथ में बीजेपी उसको ले उड़ी, और उसके बाद में लाइन से एक तुष्टीकरण के बाद में दूसरे, और वो पॉलिसी जो एक आपने इख्तियार कर ली, क्योंकि जब हिंदू पोलराइजेशन हुआ तो उसके सामने मुस्लिम पोलराइजेशन हिंदू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की प्रक्रिया तो ऐसी होती है ना, इसमें एक बार अगर आपका शुरू हुआ तो पेंडुलम इस तरफ या उस तरफ, और आप एक स्टैंड लेते चले जाओ कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये सिक्योर करना है, हमको तो ये सिक्योर करना है। अब जैसे एक छोटी सी चीज है, जिस दिन राहुल जी ने ये तय किया था कि वो अमेठी छोड़कर या हट करके और वो केरल से चुनाव लड़ेंगे, कोई बुराई नहीं थी। केरल में 20 सीटें और भी हैं ना, मतलब वही सीट क्यों, वही एक सीट क्यों? आप जब केरल की एक अल्पसंख्यक सीट पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं और उसका एक मैसेज भी जाता है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि मैसेज नहीं जाता। तमाम इस तरीके के जो पॉलिटिकल स्टेप्स थे, मुझे लगता है कि एक उसका धीमे धीमे करके क्यूमुलेटिव स्टेप क्या चलता चला गया कि आज बीजेपी एक मामले में सफल होगी कि उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी के रूप में उसकी ब्रांडिंग करने में काफी हद तक उन्होंने सब अपनी प्रो हिंदू की तो ब्रांडिंग उन्होंने की ही की। देखिए इस मुल्क में हर्षवर्धन जी, एक बात आप समझ लीजिए, एंड प्रो मुस्लिम होकर के आप आसानी से चुनाव जीत सकते। अब जो स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी प्रो मुस्लिम है, ठीक है ना। तमाम लोग, अभी तेजस्वी यादव चुनाव जीते थे महागठबंधन के साथ, अखिलेश यादव जी अभी लोकसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें जीत के आ गए, तो प्रो मुस्लिम होकर के चुनाव हिंदुस्तान में कोई भी जीत सकता है। लेकिन आज की तारीख में एंटी हिंदू का ब्रांड भोग लेकर के चुनाव जीतना ये कठिन होता है, ये अब आसान नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक चीज सफलता हासिल की कि उन्होंने कांग्रेस को एंटी हिंदू ब्रांड की तरह से एस्टैब्लिश किया। इस पर मेरा थोड़ा सा मतलब आपसे मैं कहूँ कि इसमें बीजेपी की सफलता तो एक बात है, वो तो शुरू से ही एक कांग्रेस कोशिश करती रही। आपको ध्यान में होगा 18 में सोनिया जी ने कहा कि हमारे ऊपर बीजेपी ने चिपका दिया है, लेकिन क्या राहुल गांधी, और मैं इसीलिए कहता हूं कि आज की जो कांग्रेस है वो राहुल कांग्रेस है, क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर एंटी हिंदू स्टैंड लिया? और यहां तो प्रियंका गांधी गाजा पर लिखती हैं, यहां सोनिया गांधी लेख लिखती हैं बड़े बड़े गाजा फिलिस्तीन पर, यहां बाकायदा फिलिस्तीन का झोला बनकर निकल आता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहें कि ओवरऑल उस पर सहमति है, उस पर एक रूपता है, उस पर एकमत है कि हमें प्रो मुस्लिम जाना है, और अगर उसमें एंटी हिंदू भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो ये खत्म हो जाएगा। उनको लगता है 15 साल हो गया, अब खत्म हो जाएगा और एक बड़ा वर्ग है जो पलटेगा। हो सकता है ये सोच हो, लेकिन इलेक्टोरली बहुत अच्छी समझ नहीं होगी। मतलब अगर ऐसी है सोच, और दिखता भी है कभी कभी उस तरीके का, ये वैसी बात हो जाती है। देखिए अजय कि आपने अगर मानिए सपोज कीजिए कि एफडी कराया है किसी बैंक में, आपने दो तरीके की चीजें, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है, और आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के दिन में 10 बार चेक करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर गया, कौन सा नीचे गया, क्या गया, आगे गया, पीछे गया, वो समझ में आता है। मानिए आपने एफडी करा दिया बैंक में 5 साल के लिए, आप क्या एफडी रोज खोल के देखते हैं क्या? माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के लिए एफडी की तरह है। बीजेपी सर पटक ले माइनॉरिटी वोट, उसको उस तरीके से नहीं मिलने वाला जिस तरह से कांग्रेस को, ठीक है ना। ये बेसिक फैक्ट है, क्योंकि अगर आप प्रो हिंदू पॉलिटिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटीज को एंटागोनाइज करेंगे, माइनॉरिटीज थ्रेटन फील करेंगी, माइनॉरिटीज आपको वोट, खत्म हो गया। अब माइनॉरिटी के वोट एंटी बीजेपी पार्टीज को जाएंगे, मुसलमानों के वोट जाएंगे, क्रिश्चियंस के वोट जाएंगे, सिखों के वोट जाएंगे, मतलब जा ही रहे। पंजाब का तो अभी तक उपाय बीजेपी के पास में नहीं आ पाया ना, जबकि मोदी जी ने मेरे ख्याल से बेंड ओवर बैकवर्ड जिसे कहते हैं, पंजाब को लेकर जितना ज्यादा उन्होंने किया है सिखों को लेकर के, उतना तो मुझे याद नहीं पड़ता किसी हाल फिलहाल किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने उतना किया होगा। लेकिन वोट देते हैं कैसे? नहीं देते। उसका कारण है, कारण ये है कि आप मेजोरिटेरियन की
पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ रहा वो, ठीक है। कांग्रेस के लिए वो एफडी है। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस उसको रोज के रोज अपने अकाउंट खोल करके चेक करना चाहती है। जरूरत क्या है? वो वोट कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के, आराम से बैठिए ना। आपको अपना वो मध्यमार्गी वोट लाना है वापस, जो बीजेपी ने आपसे छटक लिया हिंदू वोट बना करके। और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि 20% और 40% के बीच में 20 दोगुने का अंतर। जब तक ये मध्यमार्गी वोट बीजेपी के खाते से कांग्रेस अपनी ओर नहीं खींचेगी, कांग्रेस का रिवाइवल उस तरह से संभव नहीं। लेकिन कांग्रेस तो इस पर काम करती दिखती है ना। मुझे तो लगता है अब ये जहां आप ले आए, एक तो ये कि वो रीजनल पार्टी से मुस्लिम वोट छीनना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ड्राइविंग सीट पर रहे, नेशनल लेवल पर रहती है, राज्य में नहीं रह जाती है। तो राहुल गांधी और प्रियंका चाहते हैं जहां वो खड़े हों वहां फिर तेजस्वी, अखिलेश या कोई भी वो मुसलमानों का नेता ना दिखे। तो वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम दिखते हैं, एंटी हिंदू तक चले जाते हैं। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट क्या, तो वो कर रहे हैं ना भाई, जातियों में बांटने की बात, पिछड़ा, दलित। तो ये तो एक तरह से कहें फिर तो राहुल अच्छी रणनीति पे चल रहे हैं। देखिए, अच्छी रणनीति या बुरी रणनीति का तो केवल एक ही आउटपुट होता है जिसको चेक करने का। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग, मतलब आप, और वो होता है चुनाव के नतीजे, ठीक है। तो अगर वो 50 से 100 पहुंच गए तो ये उनकी सफलता है। अगर आप कहेंगे तो इससे कौन इनकार करेगा कि भाई 50 से 100 पहुंच गया। लेकिन 100 से क्या 200 पहुंचे या 275 72 पहुंच पाए, तो वो तो नहीं होता, वो दिख रहा है। और वो होने की संभावना अगेन 100 से 150 200 भी पहुंचना, जब तक आपका 20% का गैप नहीं कम होगा, आप 20 से 25 और भाजपा 35 40 से 35, या आप 20 से 30 और भाजपा 40 से 30 नहीं आती, तब तक वो कांटे की बराबरी की लड़ाई में आपकी सीटें नहीं बढ़ती। तो आपका कहना काफी हद तक सही भी है कि वो कांग्रेस कई बार मुझे लगता है कि जैसे अपने जो खोया हुआ बेस है, अपने ही सहयोगी दलों को जो चला गया है, वो उनसे खींचने की वापस कवायद में लगती है। क्योंकि ये पॉलिसी गलत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म हिसाब से रिवाइवल चाहें तो आपको उस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। लेकिन या तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी या प्लानिंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्या है, और उस पर हैमर डाउन करना है। क्योंकि इतने लंबे 10-11 साल के शासन के बाद में अब ये अगला चुनाव आते आते 15 साल की इनकम्बेंसी हो जाएगी। 15 साल की इनकम्बेंसी अच्छे अच्छे पार्टियों और अच्छे अच्छे नेताओं को भी टेढ़ा कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए या कांग्रेस के लिए संभावना नहीं है, या उनके लिए के लिए कुछ करने को नहीं है। करने को बहुत कुछ है, लेकिन मौलिक जो उनकी प्रॉब्लम और दिक्कतें हैं उनको सुधारे बगैर केवल डिफॉल्ट में सोचना कि ये हो जाएगा एंटी इनकम्बेंसी, कभी तो इतनी होगी ना लोग की निकल के, कभी तो लोग नाराज होंगे इतना, तो वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, अब प्रो इनकम्बेंसी की जो इस सदी की हमने जो पुस्तक भी लिखी है प्रो इनकम्बेंसी के ऊपर, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइन है। प्रो इनकम्बेंसी की मेरी पहली चैंपियन तो शीला दीक्षित जी थी, ठीक है ना, तो कांग्रेस की नेता थी ना। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक थे, ठीक है ना। तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी के फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स की आप जितना आकलन करें, उसको सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि इनमें से किसी भी नेता को आराम से लेट करके मुंह खोल करके पड़े रहने से सत्ता का अंगूर मुंह में टपक गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी जीतती इसलिए है क्योंकि सड़क पे लड़ाई करने के, मुख्यमंत्री होने के बाद में भी लड़ाई करने के दमखम और उस तरीके जुझारू महिला के रूप में, नेतृत्व के रूप में वो जूझती है, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी वाला ये हो सकता है वो बहुत लंबे समय में, लेकिन अभी तुरंत नहीं दिखता ना। आपको उसके बजाय प्रोएक्टिव होकर के करना पड़ेगा। और जब जब वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं तब तब उनको लाभ भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाभ नहीं होता है। देखिए, राहुल गांधी जी प्रोएक्टिव हुए भारत जोड़ो यात्रा में, तो उनको लाभ मिला था, ठीक है। सवाल यही है
लेकिन अब प्रोएक्टिव होते हैं, उसके 1 महीना प्रोएक्टिव होकर के फिर 2 महीने गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? पहली बात तो जिस संगठन से जो 100वें साल पर पहुंचा है और घटने के बजाय जिसका ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रास रूट स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ बढ़ी ही है, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका चेहरा है वो चेहरा 24 घंटे पॉलिटिक्स करने वाला है और कब थकने वाला नहीं है। मतलब वो बंदा जितने विपक्ष के नेता सारे मिलकर के रैली करते हैं उतनी अकेले वो रैलियां कर डालता है। ठीक है, तो आप एक इलेक्शन मशीनरी से लड़ रहे हैं जो कि बड़ी फॉर्मिडेबल इलेक्शन मशीनरी, राइट। तो उससे लड़ने के लिए आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपको नॉन स्टॉप जूझना पड़ेगा। अब जूझने में आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देना भी इंक्लूडिव माने, हो सकता है कि स्ट्रेटेजी हो, कम से कम एक मामले में स्ट्रेटेजी तो उनकी कारगर होती हुई दिख रही है, जैसा आपने कि लोगों के मन में शंका का बीज डालना। ठीक है ना, ये स्ट्रेटेजी कामयाब है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में देश के लिए अच्छा है? क्योंकि अगर आप लोगों के मन में शंका का एक बीज डाल देंगे और वो चीज जो है वो लॉन्ग टर्म में कल के दिन आप भी सत्ता में आएंगे तो प्रश्न चिन्ह तो तब भी लगे रहेंगे ना भाई। अभी भी आप ये बताइए, नवीन चावला वाले प्रश्न चिन्ह क्या आज भी नहीं उठते हैं? बिल्कुल। आप उससे पार पा पाए हैं क्या? भाई कोई भी जो भी एक एक बीच में बैठ करके दाएं बाएं देखे तो उसको कुछ बातें हास्यास्पद लगती हैं कि इलेक्शन कमीशन की को ध्वस्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, उनको काबू में करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया कांग्रेस के सत्ता के दौरान। सबसे पहले शेषन साहब का नाम इतना ज्यादा लिया जाए, शेषन साहब के पर कतरने के लिए उसको 3 मेंबर का आयोग बनाया गया, 3 मेंबर लगाए गए। सबसे पहले तो काम यही किया गया, कांग्रेस ने, है ना। गिल साहब भले आदमी थे, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने वो टर्म जो एक समय सीमा होता है उसको करके 7 साल या वो करके ही वो राजनीति में भी आए, वो ठीक है। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ये पद ऐसे हैं, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है अर्जी, इन पदों से रिटायर होने के बाद में किसी भी इंसान को पार्टीजान पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, ठीक बात है। ये बहुत मैं साफ बोल रहा हूँ। इसमें भाजपा भी गलत है अगर उन्होंने रंजन गोगोई वगैरह को राज्यसभा में भेजा और गिल साहब को मंत्री बना के लाए। बड़े बढ़िया आदमी होंगे, मैं उससे नहीं कह रहा, अच्छे आदमी थे, लेकिन आपने मैसेज क्या दिया? आपने मैसेज ये दिया कि ये कॉम्प्रोमाइज था, भले ही वो ना हो। आपने शेषन साहब के पर कतरने के लिए किया। जिस व्यक्ति के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सिफारिश की कि इस इंसान को आप हटा दीजिए, नवीन चावला को, कि ये गोपनीय बातें जो है ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सप्लाई कर, उस व्यक्ति को आपने 2009 के पहले लोकसभा चुनाव के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद में भी क्या चुनाव आयोग चोर है, ये कैंपेन किसी ने चलाया? नहीं चलाया, ठीक बात। तो ये प्रश्न आएंगे बार बार, और पब्लिक मेमोरी इतनी छोटी भी नहीं होती है। सॉरी, लोग कहते हैं पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पब्लिक, लेकिन नहीं साहब, इतनी छोटी भी नहीं होती कि लोग भूल के और उसको राफ्ता कर दें। इसलिए आप जब इंस्टीट्यूशंस को गिराने की उसमें कवायद में होते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को गिराने का भी नुकसान आपको तब होगा जब आप खुद सत्ता में। ठीक बात। ये वो वाली चीजें हैं कि आपने ये वाली बात करना है, घर हमको लेना है, लेकिन हम घर की दीवारें तोड़ेंगे, तो जब आपके घर आपके नाम पे होगा तो उसमें दीवारें नहीं होंगी ना। बिल्कुल ठीक बात। नहीं, ये मुझे लगता है कि आपकी ये बात फिर से मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूं कि जब आप इस तरह से संदेह के बीज डालेंगे तो आपको आज लग रहा है कि सत्ता बहुत जरूरी है, सत्ता नहीं है तो क्या फायदा, देश का क्या मतलब, लेकिन देश तो पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी से चलता है, तो दरअसल ये डेमोक्रेसी पे हमला है। अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि ये जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, एसआईआर पर इतना कुछ चल रहा है, हालांकि जितने नाम राहुल गांधी ने लिए वो सब सामने आ गए, यहां तक कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो बताया कि इनके नाम नहीं है
वो भी सामने आ गया कि सबके नाम है। आपको क्या लगता है कि संदेह से आगे बढ़कर क्या ये कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट या कहें कि वोट में कुछ कन्वर्ट होता दिख रहा है, या इसका बैकफायर कर सकता है, नुकसान हो सकता है? क्योंकि जो सामने आता है तो थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाती है, जो आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो बिहार में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? अश्वथन जी, बिहार अभी मैं इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि बिहार में रिएक्शन तो था, लोगों को डर था बड़ी तादाद में कि हमारा नाम कट जाए, लेकिन नाम कटा है कि नहीं कटा ये तो अभी अगले 15-20 दिन में हमको समझ में आएगा। 1 तारीख के बाद में जब लोग ये देखने लगेंगे कि उनका नाम नहीं कटा है, अगर तो नाम कटे बड़ी तादाद में, सपोज कीजिए, और बड़ी तादाद में लोग ऐसे निकल के आए कि अरे भाई हम तो जिंदा, हमारा नाम काट दिया, ऐसा बहुत, तो ये बहुत बैकफायर करेगा बीजेपी को बहुत नुकसान करेगा। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं आई और लोगों ने देखा कि यार नाम तो हमारा था, फालतू में ये लोग हल्ला इतना मचाए, तो ये इनको बैकफायर कर जाएगा। और कैंपेन और नैरेटिव में देखिए क्या हुआ। जो चीज मुझे अटपटी लगी, जिस चीज के ऊपर आपने पढ़ा भी होगा ट्विटर पे, मेरी योगेन जी के साथ में काफी बहस भी हुई इस पर, क्योंकि मुझे लगा कि आप ये बोल रहे हैं 65 लाख लोगों की लिस्ट नहीं दी, लिस्ट नहीं दी, लिस्ट नहीं दी, तो ये नरोवा कुंजरोवा वाली बात, क्योंकि लिस्ट आपको दी गई, आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डांट के बोला कि लिस्ट दीजिए, लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पब्लिक के लिए लगाई, पब्लिक के लिए, बिल्कुल। आयोग कह रहा था कि हम पब्लिक के लिए तब लगाएंगे जब ये चुनाव एजेंट अपने अपने फीडबैक दे देंगे, हम फाइनल करेंगे तब लगाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप पब्लिक के लिए अभी लगाइए, उन्होंने भी लगा दी। लेकिन ये कहना असत्य है कि आपके पास भी लिस्ट नहीं थी। आपको 16 जुलाई के बाद में आपके हजारों, हर बूथ पे 90,000 आपके एजेंट्स को न केवल सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों आपको उपलब्ध कराई गई, पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई गई जिसमें कितने के नाम कटे, कौन कौन के नाम कटे, क्यों काटे गए, मर गए, स्थानांतरित हो गए, 2 जगह नाम था, हर बूथ आपको बूथ लेवल के ऊपर जानकारी इकट्ठा करके दी गई। आपके लोगों ने मुहर लगाई, अंगूठे लगाए कि हाँ भाई साहब हमको मिल गई। न केवल मुहर और अंगूठे लगाई, आपने वीडियो टेस्टिमोनियल दिए आपके लोगों ने कि हमको सब कुछ प्राप्त हो गया और हम देख, और उसमें जो भी उनके यहाँ के लोगों ने कम बेसी बताया, उस कम बेसी को बता करके ईसीआई ने 1 तारीख को ये ड्राफ्ट लिस्ट चढ़ाई। ठीक है, ठीक। अभी तक आपको क्या लग रहा है हर्षवर्धन जी, ईसीआई जो रोज देता है कि 1.5 लाख 2 लाख जो एजेंट हैं, इन सब के होने के बाद में भी जो कंप्लेंट आई है वो आई है 0 बटा सन्नाटा, 0 अभी तक। जो इलेक्शन कमीशन को आवेदन व्यक्तिगत आए वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन जहां व्यक्तिगत भी क्या आए, नए वोटर्स के ऐसे बहुत ही कम आए जिनको कहा कि वैसे हमारा नाम कट गया, बेसिकली नए वोटर्स के आए कि हमारा नाम ऐड कीजिए। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे इन सारी पार्टियों के, 90,000 के आसपास बूथ हैं, 90,000 एजेंट विपक्ष के भी रहे हैं, उनके यहां से अभी तक 0 कोई भी कंप्लेंट है। इसका मतलब क्या है, उन लोगों से 16 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में उनके जो इनपुट्स थे उसके हिसाब से ही वो करके उन्होंने लिस्ट चढ़ाई है। मेरी अपनी छोटी समझ ये है। तो जब आपको पूरी सूचना, सारी लिस्ट मिल चुकी थी, तो आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि 65 लाख लोग कौन है हमको कोई पता नहीं। ये मुझे, मैं जहां पे अटका था, और योगेन जी के साथ में बहस में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वैसा ही है जो कि गले में दर्द है और इलेक्शन कमीशन गला काट दे इलाज करके। मैं उस बात से नॉर्मली सहमत। तो अभी अब वो इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों को लेगा कि देखिए इनको मरा हुआ घोषित किया गया और ये है, तो भाई अगर लिस्ट में उनका था तो आपको 1 महीना इसीलिए दिया गया है ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको 1 महीने का समय किस लिए दिया, और पूरे बिहार में से आप 2 आदमी को पकड़ के लेके देखिए जिंदा है भाई, उनको लेके क्यों गए? आपके बूथ को, एजेंट को बोलिए कि भाई इनका नाम वापस डलवाओ। इलेक्शन कमीशन ने बोला क्या कि वापस नहीं डालेंगे। तो 1 तारीख के बाद में दरअसल एक बार जो लिस्ट पूरी लगने के बाद में फाइनल, किस तरीके से पब्लिक उसको ट्रीट करती है। अगर तो बड़ी तादाद में डिसफ्रेंचाइजमेंट हुआ, मार्क कर लीजिएगा, तो अगर बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे और यह हल्ला मचा कि नाम कट गया और लोग आगे सड़क पे कि हमारा नाम कट गया, तो ये भाजपा को भारी पड़ेगा।
लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोगों को लगा हमारा नाम तो है, हम तो वोट डालेंगे, हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इस कैंपेन की हवा निकलेगी, हवा निकल जाएगी। ये दो ठीक में बात से है। हमें ध्यान देना होगा कि एक्चुअली होता क्या है। फाइनल लिस्ट आने के बाद में निगाह उस पर रखिए। जी, ठीक बात है। लेकिन अब इसमें मतलब मैं नाम लेके ही कहता हूँ, चूंकि आपने नाम लिया, क्या ऐसा है कि कुछ लोग जिनके मन में है, जो पहले की सरकारों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मलाई खा रहे थे या ऐसे शब्दों का मैं उपयोग नहीं करूं, लेकिन अब जैसे योगेंद्र यादव थे, उनकी एक भूमिका थी, वो एनएससी के साथ जुड़े हुए थे, वो सब भूमिका थी, वो सब अलग अलग है। क्या ऐसे लोगों का समूह, चाहे वो एक्टिविस्ट के नाम पर हो, चाहे मतलब अलग अलग तरीके से, वो समय समय पर कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे मुद्दा एक है कि आपका आया, जैसे अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तेज प्रताप कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त बात होनी चाहिए थी बिहार के नौजवान के रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और किसी ने तो ये तक कहा कि भाई नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे थे, 20 साल से वो सत्ता में है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने ये मुद्दा लेके सब गड़बड़ कर दिया, और आप भी जो कह रहे हैं कि बाद में अगर सब सही हुआ, तो क्या योगेंद्र यादव जैसे लोग, ऐसे ढेर सारे लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे अवसरों का उपयोग देश में भरोसा तोड़ने के लिए, या कहें कि भरोसे को कम करने के लिए, या सब कुछ गलत चल रहा है और फिर उसको वहां ले जाते हैं, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, आरोप भी लग रहा है कि बांग्लादेश मॉडल क्रिएट करने की कोशिश है, कि चुनाव आयोग नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सब संस्थाएं ध्वस्त हो गई, मोदी को कुर्सी से उतार दो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, योगेंद्र जी मेरे वरिष्ठ रहे हैं सर्वे विज्ञान के क्षेत्र में, अब वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में हैं, तो इसलिए मैं उनकी बातों को अब डेटा एक्सपर्टीज के बजाय मैं एक नेता के रूप में उनकी बात को ज्यादा लेता हूं। इसलिए मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। लेकिन हाँ, सम्मान पूर्वक जहां मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती, मैं उस बात को उनके सामने बोलता नहीं। और आपने अभी ढाका मॉडल की बात की, मुझे स्पष्ट याद है कुछ समय पहले उन्होंने ऑलमोस्ट इस तरीके का ट्वीट किया था कि पड़ोसी मुल्कों वाली स्थिति ना हो जाए। मैंने उनको उस पर लिखा था कि आप ये ढाका मॉडल की बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है अगर आप उस दिशा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क कौन है? बोले हमने तो नाम नहीं लिया बांग्लादेश का, नहीं। हमने कहा फिर तो दूसरी साइड वाला तो और भी खतरनाक है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, इस बात का ये डर मुझे भी लगता है बार बार कि संघर्ष, विरोध लोकतंत्र का एक अटूट हिस्सा है, मैं मानता हूं। कई बार संघर्ष सड़कों पर भी होता है लोकतंत्र, जब आपकी बात ना सुनी जाए, बात ना मानी जाए, होता है। लेकिन हवा में लट्ठम लट्ठा वाला जो संघर्ष होता है ना, जो सीए एनआरसी का हुआ कि हर जगह पे आपने ये तय कर लिया हम कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा कानून जो है ये मुसलमानों के विरोध में बना है, ये आपने एक नैरेटिव लेकर के पूरे देश में आपने ऑलमोस्ट लट्ठम लट्ठा करा दिया। फिर किसान आंदोलन, गरीब किसान की बात कोई पूछने ही नहीं गया, केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमीर किसान की बात लेकर के, क्योंकि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स थे, आपने सड़क के राजनीति के दबाव में, घेराव में आपने उनको पीछे कर दिया। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को आपने पीछे कर दिया। इस बात पे तो मैं भाजपा सरकार की भी मैं आलोचना ही करता हूँ कि आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया था, आप डर के पीछे क्यों? आपको करना नहीं, मैं चाहिए तो था। इसको, यशवंत जी, मैं तो इसको मानता हूं कि अगर मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई एक काला धब्बा है तो वो कानून को वापस लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी बहुत चीज थी, देश के किसानों का उससे बहुत भला होगा, सच्चाई भला ये होता। है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस कड़ी को देखेंगे, शाहीन बाग को या उसके बाद में किसान आंदोलन की कड़ी और अब ये वाली कड़ी, तो बार बार एक अराजकता वाला जो माहौल आता है, जो बात होती है छप भाई, आप ये देखिए, आप स्मरण आपको होगा किसान आंदोलन के समय में हर्षवर्धन जी 26 जनवरी के दिन लाल किले, लाल किले पे या जिस तरीके का हुआ, आईटीओ पे, तैयारी तो पूरी ये थी नहीं कि जिस 26 जनवरी 15 अगस्त के समय दिल्ली में सुरक्षा कैसी होती है, क्या आपको मुझे मालूम नहीं? गाजियाबाद से दिल्ली आने में
लोग जो है वो छोड़ देते कि 4 घंटे मत जाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस बैरिकेटिंग और सारी चीजें, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है एयर टाइट दिल्ली में, उसके बीच में आप जिस तरीके का आपने उपद्रव देखा, क्या आपको नहीं लगता कि तैयारी इस बात की थी किसी भी तरीके से सुरक्षा बल गोली चला दें और लोग मरे? बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने जिस संयत से उस समय काम लिया, उसमें आईटीओ पे एक किसान मरा और एक बड़े पत्रकार ने लाइव टीवी पर झूठ बोल दिया कि वो पुलिस की गोली से मरा। पुलिस की गोली से मरा। और जो ट्रैक्टर पलट गए अपने खुद, उनके लिए मांग हुई कि इनको शहीद का दर्जा शहीद दिया। कर दी जाती है। जो तैयारी थी, या जो उसके पीछे लग रहा था कि क्या करना क्या चाहते हैं, तो उसमें एकदम से लगा कि आज इतनी सिक्योरिटी है, और यकीन मानिए जब इतनी सिक्योरिटी टाइट जिस समय होती है, जहां पर कुछ भी गलत होते समय सुरक्षाकर्मी लेफ्ट राइट नहीं देखता, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको ट्रेन इस बात के लिए किया जाता है कि आज के दिन किसी भी तरीके की कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन सरकार ने जिस संयम के साथ में वो उपद्रव होने दिया, जब वो लाइव विजुअल्स टीवी पे आ रहे थे और हम लोग देख रहे थे, मुझे लगा कि प्लानिंग क्या थी, चाहते क्या थे, मंशा क्या थी। अगर दुर्भाग्य से मान लीजिए उस दिन गोली वोली चल गई होती, 150 लोग मर गए होते, तो किस तरीके का देश में उपद्रव होता उसके बाद में, या शाहीन बाग के समय में अगर उस तरीके का उपद्रव हो गया होता, किस तरीके के कम्युनल राइट्स की ओर देश बढ़ता। तो ये जो कभी कभी लगता है कि चाहते क्या है, मंशा क्या है? मंशा लोकतंत्र बचाना है, मंशा अपने अपने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करना है, मंशा ये है, या मंशा केवल एक तरीके से, जैसे उन्होंने बोला ना कि पड़ोसी देश जैसी स्थिति ना हो जाए। तो अब जो ढाका मॉडल हमने देख लिया, तब से लगता है कि क्या है, चुनाव का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और बहिष्कार अगर करेंगे तो फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि चुनाव तो हुआ ही नहीं, तो सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए और सड़क पे लड़ाई करनी चाहिए। भगवान न करे कि इस तरह से कोई मंशा हो या ठीक हो, लेकिन रह रह के जिस तरीके के सिम्टम दिखते हैं, लोगों के जो बयान आते हैं, उससे वो डर जरूर लगता है। ईश्वर न करे कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपने देश में चुनाव आते रहते हैं, जाते रह लेते हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक गरिमा का हिस्सा रहा कि हारने वाले लोग जीतने वाले के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनते हैं, और जीतने वाला उनको सबसे आगे बैठाता है। मतलब अपने यहाँ पे भाई, इससे ज्यादा क्या आप अच्छा दृश्य देखेंगे? जब अभी उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो शपथ ग्रहण के समय में नवीन बाबू को मंच पे उठा के वो बैठाने ले गए और पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये लोकतंत्र हमारी गरिमा है, ये लोकतांत्रिक परंपरा। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हाँ, आपको लगता है कि आपको चुनाव गलत तरीके से हराया गया, तो उसके विरोध में प्रदर्शन करना भी, मांग करना भी, ये भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं इससे भी इनकार नहीं कर। लेकिन आपके सहयोगी और आप जब जीते उस समय सब कुछ सही हो चुनाव, और जब हारे तभी चुनाव में आपको दिक्कत दिखे, मुझे थोड़ा सा उस पर आपत्ति लगती है, नंबर 1। नंबर 2, चुनावों के रिफॉर्म्स के ऊपर आप बात करें, उसमें आप उन्हीं चीजों के विरोध में आ जाते हैं जो चुनाव के रिफॉर्म में बात होती है। अब एसआईआर जो है चुनाव का रिफॉर्म ही है ना। बिल्कुल। आप एक बड़ी मजेदार बात है, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पावर पॉइंट का पीछे का वो देखिए, उसमें 4 पॉइंट जो लिखे कि मरे हुए लोगों के नाम है, डुप्लीकेट लोगों के नाम। इलेक्शन कमीशन की जो एसआईआर की जो वो आती है कि इतने 65 लाख, उसमें भी सेम वही 4 पॉइंटर है ना, सेम वही 4 पॉइंट है। बिल्कुल। अगर किसी विदेशी व्यक्ति को आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और राहुल गांधी का पावर पॉइंट दोनों दिखा दें, तो उसको तो लगेगा कि राहुल गांधी की सलाह पे काम कर रहा है, बिल्कुल, कि राजनीति ना पता हो। तो आप वो बात भी करें और उस बात को करते वाले एसआईआर का विरोध भी करें। पहली बात ये नहीं समझ में आता। दूसरी बात कि बार बार जब ये कई बार गंभीरता से इस पर अवलोकन हुआ है, विचार मंथन हुआ है कि इलेक्टोरल रोल को बायोमेट्रिक से साथ जोड़ना कंपलसरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। आधार की लिंकिंग के साथ जब बात होती है तो सबसे ज्यादा उसका विरोध कौन करता है? तो आप
जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस का भी विरोध करेंगे, और जिस तरह से जो चीजें चल रही है उसका भी विरोध करेंगे। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अक्रॉस द पार्टी लाइन राजनीतिक विवादों के परे इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात होनी चाहिए। जब आप ये बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये पारदर्शी और शुचितापूर्ण नहीं थे, देश की जनता में बहुत बड़ा हिस्सा जो आपसे एग्री करता है, इवन भाजपा को वोट देने वाला भी आपसे एग्री करता है कि नहीं, इलेक्टोरल मामला ठीक नहीं है, यू नो। तो इस देश का एक आम नागरिक जो है हर्षवर्धन जी, इस देश की खूबी ये है, इस देश का जो बेसिक इंसान वोटर है ना, वो न लेफ्ट है न राइट है। ये देश मूलतः मध्यमार्गी है, मूलतः, और उसका कैरेक्टर है, ये हमारा कल्चरल कैरेक्टर है मध्यमार्गी का। मध्यमार्गी से मतलब प्रो हिंदू प्रो मुस्लिम वो वाला मध्यमार्गी नहीं, मध्यमार्गी से मतलब ये है एक संयत सम्यक दृष्टिकोण होना, सही और गलत की पहचान होना कि ये सही है ये गलत है। अगर आप उस आम आदमी को साथ में लेकर के चलते हुए और सही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ में सारे लोग बैठ के बात करें, ऐसा कुछ नहीं है जो इस देश का चुनाव आयोग नहीं करा सकता। दुनिया में मिसाल है अपने आप पे जिस तरह से चुनाव होते हैं। यहाँ पे तो तमाम कूटमंडकों से मुझे बहस करनी पड़ती है, हमसे कहते हैं आपको क्या पता। मैंने कहा सब मुझे नहीं पता, ज्यादा तो नहीं, केवल 40-45 मुल्कों के चुनाव देखे हैं मैंने, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मैं देखता हूं दुनिया में, उतना ज्यादा मुझे अपने देश पे अभिमान होता है, देश के मतदाताओं पे, और हमारे चुनाव आयोग और चुनाव की प्रणाली पे भी अभिमान होता है। बावजूद इसके कि नवीन चावला भी आए, बावजूद इसके कि राजीव कुमार भी आए, हर तरीके के लोगों के बावजूद भी अभिमान होता है। 140 करोड़ के मुल्क में चुनाव करा ले जाना इस तरीके से मजाक नहीं। लेकिन हर बार सुधार की तो संभावना हर्षवर्धन जी रहती है। सुधार के लिए हमको आपको सबको चिंतित होना चाहिए, लेकिन हमको सुधार भी नहीं होने देना है और हमको विरोध भी करना है। ये थोड़ा उलटबाजी लगता है यार। एक बात करो, अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो सुधार की ओर फोकस करो। सुधार की बात जो होती है उसमें भी आपको अड़ंगा डालना है, उसमें भी आपको यही बोलना है कि नहीं नहीं ये सुधार, ये वही बात है कि गले की दवाई मांगी तो आपने गला काट दिया। ये अतिशयोक्ति है, गले की दवाई मांगी और गला काट दिया, ऐसी बात ये नहीं। तो ठीक है, ट्रैक्शन है। अब बहुत कुछ है, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इन सारे विवादों के परे एसआईआर की प्रोसेस के बाद में बिहार की जनता का रिएक्शन क्या होता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस दिशा में राजनीति जा रही है, किस दिशा में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जा रहे हैं, और ये कैंपेन्स किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगले 2-3 हफ्ते बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। आप भी ध्यान रखिए, बाकी लोग भी जितने इंटरेस्ट लेते हैं इसमें वो भी देखें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि सही गलत चुनाव हार जीत ये सब कोने कीजिए, लेकिन जो जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो, सही हो, देश के चुनाव पारदर्शी और अच्छे हों, और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा क्षुण्ण रहे। ये सारी चीजें देश के लोकतंत्र के भले के लिए बहुत जरूरी है। और अब मतलब आपसे बात करते हुए इतना विषय रहता है और इतने अच्छे से आप समझाते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यशवंत जी की जो कंपनी है वो सिर्फ भारत में सर्वे नहीं करती है, दुनिया के कई देशों में सर्वे करती है। तो अब चूंकि आप सब हर तरह के फॉरेन एक्सपोजर्स हैं, तो एक सवाल अब मुंह में छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछ के खत्म करेंगे क्योंकि चर्चा हमारी लंबी हो गई। बार बार जब इस तरह के ढाका मॉडल या इस तरह के अराजकता जब ये सब होता है तो तुरंत डीप स्टेट का नाम आ जाता है। भारत में क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई विदेशी साजिश, चूंकि ये साजिश के तौर पर कही जाती है, क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें देखते रहते हैं, तो जो चर्चा होती होगी, जो लोगों से जो बातचीत में, या आपको खुद जो असेसमेंट है, क्या भारत में भी ऐसी कोई साजिश की जा सकती है या की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हो गए हैं और दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के सामने थोड़ा डट कर तन कर खड़े हो गए हैं? पिछले 75 साल में 80 सालों में एक साल ऐसा नहीं है जब बड़ी ताकतों ने ये कोशिश न की हो कि भारत को किस तरह से दबाया जाए और रोका जाए। जब जब भारत में कोई भी नेतृत्व, चाहे वो इंदिरा जी का हो, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का हो, या अभी नरेंद्र मोदी को, जब भी उनको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है जो भारत को इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करने में वो रहेगा, तब तक दुनिया की बड़ी ताकतों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए डीप स्टेट, उनके स्पाई एजेंसीज, तमाम चीजों के सारे साम दाम दंड भेद लगाकर किया है।
तो मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं है इस मामले में हर्षवर्धन जी कि भारत अकेला है विश्व पटल पे। हमें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। कोई मन में गलतफहमी मत रखिए कि फलानी ताकत दुनिया की हमारे साथ में बहुत अच्छी है। हाँ, पुराने मित्र हैं, उनको साथ में, रशिया अगर हम मित्र हैं और देश की जनता बड़ी तादाद में कहती है कि हमको रशिया में जरूर, क्योंकि देखिए ये भी वही बात है, जिस उलटवासी को समझिए, बहुत संक्षेप में बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, यूएसएसआर 36 का आंकड़ा, केजीबी 36 का आंकड़ा, तो कोई भी ये सोचे कि भाजपा के समर्थक प्रो रशिया होंगे, ये आइडियोलॉजिकली और ऐतिहासिक रूप से विरोधाभासी है। लेकिन है क्यों? क्योंकि हमारी यही, जब मैं आपसे कहा ना, इस देश का बहुसंख्य मध्यमार्गी है, क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम में जो हमारा मुसीबत के वक्त हमारे साथ में खड़ा है, हम उसे बिल्कुल। आज की तारीख में 80% देश के वोटर 71 की लड़ाई के बाद में पैदा हुए। लोग सोचते हैं कि वो भूल गए हैं कि 71 की लड़ाई में क्या हुआ था और कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, कैसे रूस भारत के सहयोग में आया था। ऐसा नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। जनरेशन दर जनरेशन माँ बाप बच्चों, दादा बच्चों, पोतों को, नातियों को ये कहानियां, किस्से कहानियों की तरफ बताते हैं। और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में आज भी देश में ये वैल्यू सिस्टम है कि कोई हमारे मुसीबत के वक्त खड़ा था तो आप उसको पकड़ लेते। इसलिए रूस के लिए लोग इतना पॉजिटिव अभी भी सोचते हैं। तो मित्रों को पकड़ के रखिए, कम है, लेकिन ये गलतफहमी कतई मत रखिए कि दुनिया की इस लड़ाई में, स्टेज में भारत का जब अब अवश्यंभावी उभार होने के उस पे आ गया है, श्री अरविंदो तो उसी समय लिख के चले गए ना 40 के दशक में, आजादी मिलने के पहले, कि आजादी तो मिलनी ही मिलनी है और भारत का उस वापस ऊंचाई पे पहुंचना ये तो प्रारब्ध है। तो वो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, चाहे कोई पार्टी सत्ता में रहे, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुनिया की ये सारी ताकतें सारी ताकत झोंक देंगी हमको उस मुकाम पे पहुंचने से रोकने के लिए। इसलिए मन में से ये हटा दीजिए कि हमारे साथ कोई है। ये अकेला चलो है, हमारी अकेली लड़ाई है। जो सत्ता में आए, जो बैठे, अंत में लड़ाई हमें अकेली ही करनी है। उस व्यक्ति को भी निर्णय यही लेना पड़ेगा कि भारत को आगे कैसे बढ़ाना है, चाहे कोई सत्ता। ठीक बात है। अब सिर्फ आखिरी प्रश्न, क्योंकि इतनी बात के बाद वो बात नहीं करेंगे तो वो अधूरी रह जाएगी। अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग चौथे टर्म की बात कह दी। सीधा उन्होंने भले नहीं कहा, लेकिन 2030 वाले जो ऐलान की बात की, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की, और जिस तरह के रिफॉर्म्स वो लेकर आ रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, अभी ये जो पीएम सीएम मिनिस्टर सबको 30 दिन जेल में रहा तो हटाने को लेकर, ब्रांड मोदी कहां खड़ा है और उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरा आखिरी सवाल, इससे चर्चा पूर्ण हो जाएगी। ब्रांड मोदी तो इंटैक्ट है। देखिए अभी और मेरा मानना यह है कि ब्रांड मोदी के इंटैक्ट रहने के कारण ही बीजेपी का अभी पल्ला जो आपको दिख रहा है। आप बीजेपी के इक्वेशन में से ब्रांड मोदी हटा दीजिए, सब कुछ भड़बड़ा के गिर जाए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता शब्द से ज्यादा मैं कहूंगा विश्वसनीयता, या उनके ट्रस्टवर्दीनेस, उनके ऊपर जो लोगों का भरोसा है, वो भरोसा अभी भी है। हाँ, ये भी एक बात सही है कि आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एक थकान जनता के बीच में एक वो भी आ रही है, क्योंकि जब चेंजेस स्पीड में कई बार नहीं दिखते या पुरानी दिक्कतें वापस आती हैं, या डबल इंजन के नाम पर चलने वाली फालतू सरकारें बीजेपी की, जिसमें डबल इंजन तो होता है लेकिन एक इंजन गार्ड के डिब्बे की जगह उल्टी तरफ मुंह करके गाड़ी खींच, बड़ी बात कह रहे हैं आप। ठीक है ना। तो वो जगहें जब होती हैं, ये डबल इंजन मुंह उल्टी तरफ होते हैं, जब उन जगहों पे जनता की नाराजगी या असंतोष भी दिखाई देता है। उससे बीजेपी को सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, वो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट कब लेंगे ये वही तय करेंगे, नंबर एक चीज। और एक क्रिकेट की एनालॉजी पे बात खत्म करते हैं। मुझे याद है कि इंग्लैंड के कप्तान का एक स्मरण था, वेस्ट इंडीज के साथ में उनका मैच चल रहा था और विवियन रिचर्ड थे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, और
वो अपने अंदाज में धुलाई कर रहे थे। तो ब्रिटिश कैप्टन ने ये बात बोली कि मेरे बॉलर ने आके मुझसे बोला कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको कैसे आउट करूं इस बंदे को। तो उसने कहा कि तुम इसे आउट नहीं कर सकते, केवल बॉल डालते रहो और इंतजार करो कि कब ये बोर हो जाए और अपना विकेट फेंक के चला जाए, कब ये तुम्हें पीटते पीटते बोर हो जाए, इसका मन भर जाए और ये अपना विकेट फेंक के चला जाए। तो मेरा मानना यह है कि कुछ कुछ वो एनालॉजी काफी हद तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पे लागू होती है। वो कब अपने काम से बोर हो जाएं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बोर हो जाएं और बोले कि हो गया बहुत, अब मैं यहां से विदा लेता हूं। लेकिन तो आपने आपने आखिरी में जो सुना दिया, तो आफ्टर मोदी वाली तो डिबेट ही आपने खत्म कर दी। सबसे ज्यादा तो आजकल वही फ्लेवर ऑफ द डे है। उसके कोई मायने नहीं, वो मायने तभी उस डिबेट के जिस दिन ये हो जाए कि मोदी जी तय करें कि हो गया, अब हम नहीं, ये ठीक है। जो चलिए, तो इसी नोट पे हम बात खत्म करते हैं। और सचमुच बड़ी सुंदर और अच्छी चर्चा रही। हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी दिन, चूंकि आपके पास समय का भी थोड़ा रहता है, तो किसी दिन फिर कभी इस बिहार चुनाव के बीच में एक बार बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में। शुभकामनाएं, नमस्कार, आनंद आया। धन्यवाद।